Papa, love you. Papa, thank you for taking care of me. Bete, you were saying thank you. I'm your mama.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे जस्ट 3 to 4 मिनट्स में मैं क्लास स्टार्ट करने लगी हूँ। गोना रिज्यूम। बस ये आपकी नमाज की ब्रेक है। जस्ट गिव मी 2 more minutes एंड देन आई एम गोना स्टार्ट शॉर्टली, ओके, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन इन कर लें असर पढ़ के सुकून से। अस्सलाम वालेकुम बेटे, मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। होपफुली सबने अपनी पढ़ ली होगी नमाज। बेटे प्लीज मुझे बताइए लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर हमने फिनिश या स्टार्ट किया था। प्लीज लेट मी नो ताकि मैं वहां से रिज्यूम करूं। जी बेटे आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? अगर आ रही है तो मुझे जल्दी से बताइए बेटे। ओके, चेंज वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और चेंज वाले चैप्टर को ही हम अब आगे लेकर चलेंगे। ओके ग्रेट। चेंज की थ्योरीज में, डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? वो सब क्लियर है आपको? ओके बेटे, पेज नंबर 55 पे था मेरे पास चेंज, और हम लोगों ने इसकी सारी थियरीज लास्ट टाइम कवर कर ली थी। चेंज प्रोसेस मैंने आपको कहा था
I'll share it with you. और इसके अलावा एट्थ एडिशन में चैप्टर 55 नंबर पेज से स्टार्ट होता है। और मैंने चेंज बेटे कहाँ तक छोड़ा था, काइंडली मुझे कोई ये भी बताइएगा कहाँ तक मैंने कवर किया था। मुझे इतना याद है, प्रोसेस मैंने आप लोगों को खुद ही करने के लिए कहा था। चेंज की स्ट्रेटजी स्टार्ट करवा दी थी कि आज करनी है? ओके ठीक है बेटे, चेंज की स्ट्रेटजीज मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। आइए आप मेरे पास 8th एडिशन में पेज नंबर 61 है, चेंज स्ट्रेटजीज। ओके, सबसे पहले रिगार्डलेस ऑफ द सेटिंग और प्रपोज्ड चेंज द 4 स्टेप चेंज प्रोसेस शुड बी फॉलोड, हाउएवर स्पेसिफिक strategies can be used depending on the amount of resistance anticipated and the degree of power। ये तो मैंने करवा दी थी पावर कोर्सिव। ओके, एम्पेरिकल से पढ़नी है, ठीक। एम्पेरिकल भी मैंने आपको करवा दिया था बेटे, एम्पेरिकल भी आई गेस मैंने आपको करवा दिया था। आज नॉर्मेटिव वाले की बारी है बेटे। ओके बेटे, नॉर्मेटिव स्ट्रेटजी से प्लीज मैं करवाऊंगी आपको। नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजीज बेटे करवाने लगी हूं, इन कॉन्ट्रास्ट टू द रेशनल एम्पिरिकल मॉडल एंड नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजीज ऑफ चेंज। ठीक है, रेस्ट ऑन द assumption that people act in accordance with the social norms and values. Information and tradition, rational arguments are insufficient strategies to change people's pattern of actions. The change agent must focus on non-cognitive determinants of behavior as well. People's roles and relationships, perceptual orientations, attitudes and feelings will influence their acceptance of change. अच्छा बेटे, यहाँ पर सिंपली आपको वो एक चीज ये कह रहा है कि रैशनल एम्पिरिकल मॉडल के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके कह रहा है कि उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम ये देखें तो जो नॉर्मेटिव है हमारे पास, री एजुकेटिव स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, ऑफ चेंज, वो हैं ऑन द assumption। अच्छा, वो ये स्ट्रेटजी ये कहती है कि जो लोगों का चेंज को एक्सेप्ट करने का, ठीक है, लोगों का जो चेंज को एक्सेप्ट करने का अंदाज है या एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है या इन अकॉर्डेंस होती है उनके सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज में। मैं एशियन कल्चर में, तुम और मैं, हम सब परवान चढ़ेंगे। अगर हम वेस्ट में जाते हैं और वेस्ट में कोई ऐसी चीज नॉर्मल समझी जाती है, लाइक ओके, सो फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑल यू आर एडल्ट्स ओवर हियर, तो ओके जी, ड्रिंकिंग इज कॉमन आफ्टर 18 and 16 when you are adult you can go out for a drink with anyone or you can drink, it's up to you because you are an adult now। लेकिन हमारी नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज हमें ड्रिंकिंग की इजाजत नहीं देती। तो चूंकि तुम्हारा ब्रिंग अप या ब्रॉट अप ऐसे हुआ है, यू आर ब्रॉट अप इन दिस वे, so you won't be able to digest this change। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाओ ट्रेडिशनल्स के ऊपर, कि ट्रेडिशनल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी वगैरह की तरफ नहीं, अपने पुराने रसूम जो रवायात हैं, अक्सर देखा होगा जो हमारे दादा दादी या हमारे जो बड़े हैं वो कुछ ऐसी रवायात को स्टिक करके बैठे होते हैं विच सीम्स टू बी यूजलेस, बिकॉज वो उस तरीके से परवान चढ़े होते हैं। तो उनको जो उनकी थर्ड जनरेशन कुछ बता रही होती है, पोते पोतियां वगैरह,
वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट चेंज, और उनको उस हालात में उनकी परवरिश नहीं हुई। तो वो ये कह रहा है कि ये वाली स्ट्रेटजीज हमें ये कहती हैं कि किसी चेंज को इंट्रोड्यूस करने से पहले या लेकर आने से पहले बहुत जरूरी है कि लोगों का जो सोचने का पैटर्न है वो सोचा जाए, और नॉन कोग्निटिव डिटर्मिनेंट्स, कोग्निटिव वो जो तुम आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से, नॉन कोग्निटिव जो तुम्हारी तरबियत या तुम्हारी सोसाइटी में जहां पे हम रहते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ गई हैं, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें बहुत पता लग जाएगा कि वो चेंज के लिए तैयार हैं कि नहीं। एक ऑफिस के अंदर एक बहुत सीनियर बंदा बैठा है जो हिसाब किताब जो है डायरी पे लिखता है, और एक जो है वो दूसरा बंदा है जो इस जनरेशन का है, मीन्स टू अभी न्यूली ग्रेजुएट है, वो भी सारा डायरी पे करता है, और मैं एकदम हॉस्पिटल का या उस ऑफिस का सारा निजाम कंप्यूटर पे कर देती हूँ। तो मेरे लिए ओल्ड वाले बंदे को, वो जो पुराने तरीके से ब्रॉटअप हुआ है, उसको समझाना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू द न्यू वन। वो चेंज की रेजिस्टिंग फोर्स होगा, और जो बच्चा अभी का ग्रेजुएट होगा वो चेंज की ड्राइविंग फोर्स होगा, बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड द करंट डिमांड। तो बहुत जरूरी है कि हम चेंज जब लेकर आ रहे हैं हम ये सोचें कि इस सोसाइटी में ये चेंज कितनी जल्दी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। यहाँ मैं तुम्हें एक और मिसाल देती हूँ। यूके के अंदर लोग जाते हैं, एशिया की मिसाल नहीं दे रही, वहां की दे रही हूँ जो इस वक्त मेरे जेहन में आ रही है। एशिया की तो हमने कल ली ना। यूके के अंदर इस तरह है कि लोग ना 2 हफ्तों का या महीने का राशन लेके स्टोर कर लेते हैं, और उसको ओवर द इयर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओवर द इयर्स कह रही हूँ। लाइक 1 मंथ की ग्रोसरी कर ली तो वो 1 मंथ उनकी काम चलेगी। पाकिस्तान में भी हम लोग इस तरह करते हैं, महीने का ले लिया या हफ्ते का ले लिया, एज सच। ठीक है, सब्जी वगैरह की बात नहीं कर रही। अमेरिका के अंदर लोगों को आदत है नो वॉइस। बेटे कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? बेटे आवाज आ रही है आपको? ओके, थैंक यू। फरहीन बेटे आप अपना कनेक्शन चेक करो, मुझे नहीं पता आपको आवाज क्यों नहीं आ रही, मे बी आपकी तरफ कोई करेक्शन प्रॉब्लम हो। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू। अच्छा बेटे, हम उस एग्जांपल की तरफ आ रहे थे। बेटे अमेरिका में कल्चर है, तुमने अक्सर मूवीज में देखा होगा, वो एक लेकर ये जैसे खाकी लिफाफे आजकल ग्रोसरी के लिए हमारी तरफ चल पड़े हैं, बिकॉज वी से के नॉन प्लास्टिक की तरफ हमने शिफ्ट करना है। बेटे ओके, आपकी तरफ बेटे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा, अब हम ऑनलाइन है, इट्स ऑल राइट, वी हैव टू बेयर इट, लेकिन पढ़ाई में कोई खलल नहीं आना चाहिए। अच्छा बेटे, अमेरिका की बात करी थी। अमेरिका में लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो कोई चीज खरीद लेते हैं, एंड देन दे कुक इट अप एंड दे प्रिपेयर इट मे बी फॉर द नेक्स्ट डे। वहां पर ना लंबे लंबे महीनों के लिए या हफ्तों के लिए ग्रोसरी करने का ज्यादा रवाज नहीं है। ठीक है, अब इस तरह हुआ कि यूके के कुछ स्टोर्स ने ये आइडिया जो है वो वहां पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने स्टोर्स टेस्को वगैरह वहां लॉन्च कर दिए अमेरिका के अंदर, कि जी लोग आएंगे ग्रोसरीज करेंगे, लाइक चेन ऑफ स्टोर्स। ठीक है, बैड स्टेप ये था कि पहले एक चीज लॉन्च करनी चाहिए थी। स्टोर्स वहां पर भी हैं, बट बार बार कह रही हूँ कि वहां पे ट्रेडिशन कुछ और है। अच्छा, अब इस तरह है कि वो स्टोर कामयाब नहीं हुए एंड दे हैव टू शट इट डाउन ओवर देयर। और टेस्को जो कि यूके का एक स्टोर है, उसको बहुत नुकसान हुआ अमेरिका के अंदर। वजह क्या थी? पीपल, उन्होंने मार्केट सर्वे नहीं किया, मार्केट एनालिसिस नहीं किया हुआ था कि पीपल आर रेडी फॉर दिस चेंज, कि वो महीने या हफ्ते की ग्रोसरी करें। हमेशा जब भी तुम कोई डोज भी लगाते हो किसी एफी ड्रग की, तो टेस्ट डोज लगाते हो कि पेशेंट उसको बर्दाश्त करने के काबिल है, देन यू गो फॉर द ओरिजिनल डोज। इसीलिए जब कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं उसका पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाना होता है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। इफ इट सक्सेसफुल वी लॉन्च इट, इफ नॉट वी शट इट ओवर देयर। इस केस में सिर्फ टेस्टिंग की कॉस्ट पड़ती है, नुकसान कम। ये स्ट्रेटेजी भी तुम्हें यही कह रही है कि चेंज लाने से पहले बहुत जरूरी है कि चेंज को लोगों में एक्सेप्टेबल बनाया जाए। बिल्कुल जैसे मैकडोनल्ड तुम लोगों को आदी बना रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आए जी ऑनलाइन ऑर्डर करें, आए जी हमारी वेंडिंग मशीन से ऑर्डर करें। ठीक है, एक वक्त जब ऐसा आएगा वो ये लोगों को चेंज के लिए प्रिपेयर करें। अगर आज मैकडोनल्ड ऐलान कर दे सब के सब वेंडिंग मशीन में जो है वो अपना ऑर्डर करेंगे, और कोई भी जो है वो कैशियर के पास या कस्टमर सर्विसेज के पास नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा वहां पे? पीपल, लोग कहेंगे हमें समझाएगा कौन, हमसे तो ऑर्डर नहीं होगा। दे विल लूज देयर कस्टमर्स। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि चेंज के लिए लोगों की नॉर्म्स
को समझा जाए और उस पैटर्न पे ज्यादा अच्छे तरीके से चेंज लाया जा सकता है वंस यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस देम और कन्विंस देम। ये सारी स्ट्रेटेजी का लबे लबाब है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अच्छा जी बेटे, कह रहे हैं कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो पावर इंग्रेडिएंट है ना वो अथॉरिटी और नॉलेज है, बट स्किल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और एक दूसरे के साथ जो आपके रिलेशनशिप है उसके अंदर आपकी स्किल काम आएगी। चेंज एजेंट जो है वो डज नॉट यूज कोर्जन और नॉन रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। हाउ कोलैबोरेशन, मिल के काम करना, लोगों को साथ लेकर चलना। टारगेट सिस्टम आर इन्वॉल्व थ्रू आउट द चेंज प्रोसेस। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर ब्रॉट इनटू द ओपन एंड वर्क थ्रू सो चेंज कैन प्रोग्रेस। वही बात जो मैंने अभी सारी कही है। नॉर्मेटिव री-एजुकेटिव स्ट्रेटजीज आर वेल सूटेड टू द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग needed in nursing and healthcare today। अगर मैं इस स्ट्रेटेजी को हेल्थ केयर के ऊपर लगाना चाहूं या नर्सिंग के ऊपर लगाना चाहूं तो ये स्ट्रेटेजी वहां पर कामयाब होगी जहां पर के किसी भी तरीके को जो है वो क्रिएटिविटी की जरूरत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाहिए, ठीक है। तब मैं नॉलेज यूज करूंगी कि यहाँ पर मेरा नॉलेज इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। विद देयर फर्म ग्रेस्प ऑफ बिहेवियरल साइंसेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, नर्सेज आर कंफर्टेबल विद दिस मॉडल, ठीक है। Changing from a traditional nursing system to self-governance or initiating a home follow-up service for hospitalized patient are example of change amenable to the normative re-educative approach। यानी कि एक हॉस्पिटल सेटअप से अलहदा से पर्सनलाइज्ड हॉस्पिटल में पेशेंट को होम बेस्ड सेटअप देना वो तुम लोगों के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि तुम्हारे पास स्किल भी है और नॉलेज भी है। सो इफ यू आर शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दैट, इट्स इजी फॉर यू, यू कैन डू दैट। In most cases, the normative re-educative approach to change will be effective in reducing resistance and stimulating personal and organizational creativity। जाहिर बात है जब सब लोगों को इस स्ट्रेटेजी में साथ लेकर चला जाएगा तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस का लेवल कम होगा और क्रिएटिविटी ज्यादा से ज्यादा होगी। The obvious drawback if the time required for group participation and conflict resolution throughout the change process। अब ड्रॉबैक क्या है, इतना वक्त लगेगा लोगों को अपने साथ लेकर चलने में, कन्विंस करने में कि वो तुम्हारे लिए ड्राइविंग फोर्स बने ना कि रेजिस्टिंग फोर्स। अच्छा, व्हेन जब हमारे पास किसी काम के लिए एडिक्वेट टाइम हो, रिसोर्सेज हो, लोग हो और चेंज को लाने के लिए हमारे पास टाइम हो और उसमें क्रिएटिव अप्रोच आए, वहां पर ये मॉडल इज सक्सेसफुल, नॉट इन द इमरजेंसी सिचुएशंस। यहाँ पर मैंने अपने मॉडल्स कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको एक दफा पढ़िए और उसके बाद अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस और फिर मैं आगे मूव अहेड करती हूँ। 5 मिनट के लिए बेटे पढ़ने के लिए दे रही हूँ। प्लीज मैं इस वक्त में नहीं बोलूंगी, मत कहना कि आवाज नहीं आ रही है, मैं बात ही नहीं कर रही तो आवाज नहीं आएगी।
जी बेटे, आर यू डन? ओके ग्रेट, आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, अब मैं करवाने लगी हूँ रेजिस्टेंस टू चेंज, और उसके अलावा उस चेंज को मैनेज करने के लिए हमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, उससे अगला टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टेंस टू चेंज जो है वो कैसे कैसे आएंगी। नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन ये ऐसे आता है कि चेंज रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए हमें क्या गाइडलाइंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और आपने इसी पे फोकस करना है। अगर मैं आपको कहूं तो प्लीज मेरे पास जो 8th एडिशन में पेज नंबर 63 है उसके एंड में लिखा हुआ है टू मैनेज रेजिस्टेंस यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस। बेटे मिला है आपको? एक सेंटेंस लिखा हुआ है टू मैनेज रेजिस्टेंस यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस। आर यू एबल टू फाइंड इट? पॉइंट से पहले एक लाइन लिखी हुई है, 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं चेंज को मैनेज करने के लिए, और उससे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है बेटे, वो पढ़ाने लगी हूं मैं। आपको मिल गया सबको? ओके ठीक। अच्छा बेटे, पेपर में आता है ऐसे कि व्हाट गाइडलाइंस और व्हाट प्रोसीजर्स कैन बी फॉलोड टू मैनेज रेजिस्टेंस टू चेंज। तो आपने लिखना है टू मैनेज रेजिस्टेंस यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस। नंबर 1 पे है टॉक टू दोज हु अपोज द चेंज, गेट टू द रूट ऑफ देयर रीजंस फॉर अपोजिशन। जो तो तुम्हारे साथ हैं वो तो तुम्हारे साथ हैं ही, ठीक है, जो आपके साथ हैं वो आपके साथ हैं ही, तो उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे सपोर्ट योर आइडियाज। इसको दूसरे लफ्जों में कहना चाहूं तो मैं ऐसे कहूंगी बेटे, दूसरे लफ्जों में अगर हम कहना चाहे तो ऐसे कहेंगे कि रेजिस्टिंग जो फोर्सेस हैं या जो रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं उनको पहचानो, उनसे बात करो, उनकी रिजर्वेशंस को जानो कि तुम्हारे आइडिया से उन्हें क्या एतराजात हैं। ये तरीका है उसको करने का। रेजिस्टिंग जो फोर्सेस हैं उनको ड्राइविंग फोर्सेस में चेंज किया जाए। नंबर 2, क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड एक्यूरेट फीडबैक। बाजुकात लोग चेंज से इसलिए घबराते हैं कि हमने उनको चेंज से आने वाले फवाइद के बारे में आगाही नहीं किया होता, और वो पुरानी स्ट्रेटेजीज से उससे कंपेयर करके उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख रहे होते हैं। ठीक है, फर्ज करो मैं कहूं कल से कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, तो तुम लोग कहना शुरू कर दोगे हमारी तो टाइपिंग स्पीड ही इतनी नहीं है, हमें तो लिखने की आदत है, हमें तो ये एरर है, हमें तो वो एरर है, फाइल सेव ना हुई तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। सो ऐसी मिसकंसेप्शन से डील करने के लिए मैं पहले तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, फिर तुम्हें कहूंगी नहीं भाई कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम मैं तब लूंगी जब पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह ट्रेन कर दूंगी, जब तुम्हारी स्पीड बन जाएगी, देन वी विल स्विच टू द कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। या मैं और सेफ खेलूंगी, मैं कहूंगी कि अच्छा ट्रेनिंग के बाद जो लोग कंप्यूटर बेस से कंफर्टेबल हैं वो कंप्यूटर दे दें, बाकी लोग रिटर्न दे दें। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उसके फायदे अच्छी तरह से आ जाएंगे तो पीपल विल कंप्लीटली स्विच फ्रॉम वन मोड टू अनदर। दिस इज द वे टू इंट्रोड्यूस अ चेंज। थर्ड वन, बी ओपन टू रिविजन्स बट क्लियर अबाउट व्हाट मस्ट रिमेन। अच्छा, रिविजन्स का मतलब ये है, फर्ज करो मैंने एक आइडिया सोचा हुआ था, जब मैंने लोगों को बताया उन्होंने कहा नहीं जी आपके आइडिया में ना यहाँ पे ये चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, मतलब या ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो तुम्हें इतना ओपन होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी सजेशन आए जो तुम्हें फायदा दे रही हो, यू मस्ट रिवाइज योर आइडिया, बट जो मेन जिस्ट है, जो मेन मकसद है वो फौत नहीं होना चाहिए, वो वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो मेन मकसद चेंज हो जाएगा इसका मतलब इट्स अ न्यू आइडिया, अ न्यू चेंज, तो फिर पहले वाले चेंज से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहां तक? बेटे यहां तक क्लियर है आपको सारा? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, 4th पॉइंट पे मैं जा रही हूं फिर। प्रेजेंट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेजिस्टेंस, थ्रेट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट केयर। अच्छा, जब भी कोई नया आइडिया तुम इंप्लीमेंट करना चाहो जिसके फायदे ज्यादा है, नुकसानात कम, तो बेटे हमें क्या करना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेज जो रेजिस्टेंस के आएंगे वो अपने लोगों को बता देना चाहिए। और याद रखो, लॉन्ग टर्म में अगर बैड कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं होगा, एम्प्लॉइज को भी नुकसान होगा, मे बी तुम लोगों के जो इंसेंटिव लगने हो वो तुम्हें ना मिले।
मे बी जो तुम्हें परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल मिलना हो वो ना मिले, मे बी कई लोगों को सैलरी से सॉरी उससे जॉब से हाथ धोना पड़ जाए, कट डाउन लग जाए। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस से होने वाले नुकसानात और फायदों को बताना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे है बेटे हमारे पास, एम्फसाइज द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चेंज एंड हाउ द इंडिविजुअल और ग्रुप विल बेनिफिट। बस इस 5वें पॉइंट की बस ये पहली लाइन करनी है, आगे से नहीं करना, ये एक सेंटेंस काफी है। जैसे कि उनको नेगेटिव तुमने बताया रेजिस्टेंस के, वहां चेंज लाने के आप उनको कॉन्सिक्वेंसेज के फायदे भी बताओ, और ये बताओ कि ना सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन को बट कैसे इंडिविजुअल लेवल पे आप सबको बेनिफिट करेगा। ठीक है, मे भी तुम्हें मॉनेटरी बेस पे कुछ ना हो, लेकिन ट्रेनिंग से तुम कोई नई टेक्निक सीख लो और तुम्हें नजर आ रहा हो कि इफ ट्रेनिंग के बाद मैं और हायर जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। सो डू नॉट थिंक इन द वे ऑफ जस्ट मॉनेटरी सेंसेस, उसको एक्सपीरियंस या लर्निंग की बेस पे भी देखा जाता है। अच्छा, नंबर 6 है बेटे, कीप रजिस्टर्स इन्वॉल्व्ड इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद सपोर्टर्स। बहुत जरूरी है कि जो आइडिया को सपोर्ट करें उनको रजिस्टर्स को और उनको आपस में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में रखा जाए। एनकरेज प्रोपोनेंट्स टू एम्पथाइज विद अपोनेंट्स, रिकग्नाइज अपोनेंट्स वो तुम्हारे जो हैं वो अपोज हैं और प्रोपोनेंट्स वो जो तुम्हें फेवर कर रहे हैं। रिकग्नाइज वैलिड ऑब्जेक्शंस एंड रिलीव अननेसेसरी फियर्स। जो अननेसेसरी नुकसानात हैं, मैंने जहाज में जाना है, हाय कहीं क्रैश ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दीज आर अननेसेसरी फियर्स। इफ समथिंग्स बैड गोना हैपन, दे कैन हैपन इन एनी काइंड ऑफ यू नो ट्रांसफर मीन्स। ओके, गॉड फॉरबिडन, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल। सो इसका मतलब ये है कि वो चीजें जो अभी हुई नहीं है उनके बारे में ना सोचा जाए, बल्कि फायदों के बारे में सोचा जाए। ठीक है, ऑब्जेक्शंस जो लगती हैं तुम्हें वैलिड, बस उन पे फोकस किया जाए, अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस को जो है वो अवॉइड किया जाए। और जब हम फेवर करने वालों को और अपोनेंट्स को आमने सामने करेंगे तो मे बी वो भी एक दूसरे के लेवल पे एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेंटेन अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक ऐसा एटमोस्फेयर हमें बनाना होगा जिसमें लोग एक दूसरे पे एतबार करें, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे पे यकीन रख के काम करें। डाइवर्ट अटेंशन बाय क्रिएटिंग अ डिफरेंट डिस्टर्बेंस। ठीक है, energy can shift to a more important problem inside the system, thereby redirecting resisting. Alternatively, attention can be brought to an external threat to create a bully phenomenon. When members perceive a greater environmental threat such as competition or restrictive governmental policies, they tend to unify internally. अच्छा, ये वही बात है कि इनसाइड अगर तुम्हारे जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन तुम्हें ये पता लगे कि आउटसाइड से तुम्हें एक थ्रेट मिलने वाली है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, फैमिली में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इनसाइड द फैमिली, कोई बहन भाइयों की आपस में चपकलिश है, लेकिन अगर कोई तुम लोगों में से तुम्हारे सिबलिंग्स को, बहन भाई को कोई बाहर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो मीन इनसाइड द फैमिली जितने मर्जी प्रॉब्लम्स हो, देन अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल प्रॉब्लम यू विल यूनाइट। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि पैटी मैटर से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ये बताया जाए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हम पे इंप्लीमेंट होगी जिससे हमें ये नुकसान होगा। जब वो उसकी तरफ सोचेंगे तो वो एज एन इंटरनल यूनिट कंबाइन हो जाएंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे और चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जो मैंने चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज को डील करने की जो गाइडलाइंस करवाई हैं, क्या वो तुम्हें सब क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज 2 से 3 मिनट के लिए इन सारी लाइंस को, सेंटेंसेस को रीड आउट करो और फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी बेटे आपने पढ़ ली, आपको क्लियर है? आर यू डन विद इट बेटे? सिक्स पॉइंट में बेटे, 6 पॉइंट में वो ये कह रहा है कि आपके आइडियाज को जो सपोर्ट करने वाले हैं और जो आपके आइडियाज को अपोज करने वाले हैं, उन दोनों को हमेशा फेस टू फेस रखा जाए। ऐसा ये होगा कि जो वैलिड ऑब्जेक्शंस होंगे उनको हम फेस टू फेस जो हैं वो सपोर्टर्स अपोनेंट्स को क्लियर कर देंगे, अननेसेसरी फियर्स दूर हो जाएंगे और यूं हम मिलकर काम कर सकेंगे। यूं हम ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं वो रेजिस्टिंग फोर्सेस को भी ड्राइविंग फोर्सेस में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसका मतलब है। अब क्लियर है? हरम अब क्लियर हो गया बेटे? ओके बेटे, प्लीज अटेंडेंस मार्क करें, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। कल डबल क्लास होगी, इसको खत्म करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नो प्रॉब्लम बेटे। सी यू टुमारो बेटे। अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अटेंडेंस मस्ट भेज दीजिए मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। फरहीन आज मिल जानी चाहिए टाइम पे।